जीपीसी बीकानेर से लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रशांत जोशी आपका स्वागत करता हूं। आज हम ईएल 308 में हमारा जो टॉपिक है वो है यूनिट नंबर 3 से, जिसके पूर्ववर्ती पार्ट में हमने बेसिक टाइम डिवीज़न स्पेस स्विचिंग का अध्ययन किया था। और अब हम इनपुट कंट्रोल्ड टाइम डिवीज़न स्पेस स्विच इसका अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हमने अभी तक देखा था बेसिक टाइम डिवीज़न स्पेस स्विचिंग में, अब हम इसमें जो है इनपुट कंट्रोल्ड इसे स्विच को बनाएंगे। एक्चुअली क्या है कि जो अगर हम एक एक भी कंट्रोल जो है, जो कई अनेक कंट्रोल्स होते हैं, उनमें से एक कंट्रोल को सपोज़ कीजिए कि आउटपुट साइड को अगर हम मेमोरी बेस्ड बना देते हैं तो फुल अवेलेबिलिटी जो है वो अचीव की जा सकती है। जैसा कि हमने अभी पहले पिछले वीडियो में जो था हमारा, उसमें हमने देखा था कि फुल अवेलेबिलिटी टाइम डिवीज़न स्पेस स्विच में प्राप्त करने में कुछ कठिनाई आती है। तो इस कठिनाई को कैसे दूर किया जाए? तो इनपुट साइड को अगर हम साइक्लिकली स्विच करें, अब एक कंट्रोल मेमोरी होती है आउटपुट साइड में, जो कि जिसमें कि क्या कंटेन होता है, एड्रेसेस ऑफ आउटलेट्स। यानी कि उस जो आउटपुट साइड में कंट्रोल मेमोरी होती है उसमें आउटलेट्स के एड्रेस जो हैं अवयव के रूप में कंटेंट रहते हैं। और ये जो एड्रेसेस और आउटलेट्स हैं वो कॉन्टिग्यूअस लोकेशंस में स्टोर्ड रहते हैं। कॉन्टिग्यूअस मतलब एक दूसरे से सटे हुए, एकदम क्रमागत। और इनका जो कॉन्टिग्यूअस लोकेशंस का जो क्रम होता है, वो क्रम वही क्रम होता है जिस क्रम में इनको कॉरस्पॉन्डिंग इनलेट से कनेक्टेड किया जाना है। उदाहरण के लिए, जैसे कि एक एड्रेस सीक्वेंस है जो कि स्टोर्ड है 4-7-1-5 के रूप में, और ये कहाँ पे स्टोर्ड है? लोकेशन नंबर 1, 2, 3, 4। और ये लोकेशन नंबर 1 से लेके 4 किसके हैं? कंट्रोल मेमोरी के। इसका अर्थ ये है कि इनलेट 1 जो है वो आउटलेट 4 से कनेक्टेड है। इनलेट 1 जो होगा वो आउटलेट नंबर 4 से कनेक्टेड होगा, और इनलेट नंबर 2 जो है वो आउटलेट नंबर 7 से कनेक्टेड होगा। इनलेट नंबर 3 जो है वो आउटलेट नंबर 1 से कनेक्टेड होगा। इनलेट नंबर 4 जो है आउटलेट नंबर 5 से कनेक्टेड होगा, एंड सो ऑन इन दिस ऑर्डर। दिस स्विच इज कॉल्ड इनपुट कंट्रोल्ड or input driven, as the outlet is chosen depending on the inlet that is being scanned at any instant। तो इसी कारण से इसे हम इसे इनपुट कंट्रोल या इनपुट ड्रिवन स्विच कहते हैं, क्योंकि इसमें आउटपुट जो है वो उसका चयन इस बात पर निर्भर करता है कि दिए हुए क्षण पर कौन सा इनलेट स्कैन्ड किया जा रहा है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे हमारे ये 1 से लेकर के n तक हमारी इनलेट लाइंस थी, और ये 1 से n तक आउटलेट लाइंस थी। ये हमारी बीच में बस है। यहाँ ये मॉड्यूलो n काउंटर है। ये मॉड्यूलो n काउंटर है। मॉड्यूलो n काउंटर क्या होता है? ये जैसा हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा है, अगर ये मॉड्यूलो n की वैल्यू मान लीजिए कि अगर 8 है या 10 है, तो 10 है अगर, तो इसका मतलब हुआ कि ये काउंटर 1 से लेके 0 से लेके 9 तक काउंट करेगा। और जैसे ही आपका 10वीं पल्स आएगी क्लॉक के द्वारा, तो ये वापस रीसेट होकर के 0 पे आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें K2 डिकोडर भी है। तो ये भी डिकोडर का कार्य क्या होता है कि जो K इनपुट लाइंस हैं उनको
2k आउटपुट लाइंस में विभक्त कर देता है। यानी कि मान लीजिए कि 3 इनपुट लाइंस हैं आ रही हैं, तो उनको 2 3 यानी कि 8 आउटपुट लाइंस में डिकोड कर देगा। तो ये एक साइक्लिक कंट्रोल ब्लॉक है, या ये कंट्रोल मेमोरी है जैसा मैंने बताया। और यहाँ ये हमें एड्रेस डिकोडर कम MDR मिला है। MDR का मतलब होता है मेमोरी डेटा रजिस्टर। MDR का अर्थ है मेमोरी डेटा रजिस्टर। तो यानी कि ये एड्रेस डिकोडर का भी कार्य करता है और मेमोरी डेटा रजिस्टर का भी कार्य करता है। अब इसमें हम बात करें पहले मॉड्यूलो एन काउंटर की। तो मॉड्यूलो एन काउंटर ऑफ द साइक्लिक कंट्रोल आल्सो एक्ट्स एज द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ऑफ द कंट्रोल मेमोरी। तो ये जो है काउंटर, ये इस कंट्रोल मेमोरी के लिए एक मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का भी कार्य कर रहा है। और कंट्रोल मेमोरी में n वर्ड्स, कैपिटल N वर्ड्स होते हैं जो कि कैपिटल N इनलेट्स के संगत होते हैं, और उनकी प्रत्येक वर्ड की जो विड्थ है वो log2 कैपिटल N होती है विद सीलिंग फंक्शन। log2n इन सीलिंग फंक्शन। सीलिंग फंक्शन का अर्थ क्या होता है? जैसे अगर सीलिंग फंक्शन के ब्रैकेट में हमारा 3.6 लिखा हुआ है तो वो उसकी वैल्यू 4 होगी, यानी 3.6 से जस्ट बड़ा छोटे से छोटा इंटीजर। तो ये जो log2n बिट्स होते हैं ये किसको एड्रेस करने के काम में आते हैं? n आउटलेट्स को एड्रेस करने के काम में आते हैं। साइक्लिक कंट्रोल एट द इनपुट, this is the cyclic control at the input side. It implies that all the subscriber lines are scanned irrespective of whether they are active or not. यानी कि इनपुट साइड में जो साइक्लिक कंट्रोल है वो यह इंगित करता है कि सब्सक्राइबर लाइंस जो हैं वो स्कैन की जाएंगी, भले ही इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यानी भले ही वो जो सब्सक्राइबर लाइंस जो हैं वो स्कैन की जाएंगी भले ही वो एक्टिव हों या ना हों। फॉर एन एक्टिव इनलेट आई, मान लीजिए एक आई नामक एक्टिव इनलेट है, द कॉरेस्पॉन्डिंग आउटलेट एड्रेस इज कंटेन्ड इन द ith लोकेशन ऑफ द कंट्रोल मेमोरी। तो इनलेट नंबर, एक्टिव इनलेट नंबर आई है तो उसके संगत जो आउटलेट एड्रेस है वो आई वे लोकेशन में कंटेंट होता है कंट्रोल मेमोरी में। यानी कि मान लीजिए आई की वैल्यू 5 है तो ये इसका अर्थ है कि 5वां नंबर का जो एक्टिव इनलेट है उसके संगत आउटलेट का एड्रेस जो है वो 5वें कंट्रोल मेमोरी के 5वें लोकेशन में निहित होता है, वहाँ कंटेंट होता है। इट इज़ read out and passed to the address decoder which also acts as memory data register of the control memory। तो ये जो हमारा है एड्रेस, ये रीड आउट किया जाता है और इसको रीड आउट करके पास कर दिया जाता है एड्रेस डिकोडर को। हमारे एड्रेस डिकोडर को पास कर दिया जाता है जो कि मेमोरी डेटा रजिस्टर का भी कार्य कर रहा है इस कंट्रोल मेमोरी के लिए। द डिकोडर आउटपुट इनेबल्स द प्रॉपर आउटलेट टू बी कनेक्टेड टू द बस। तो इस जो डिकोडर का जो आउटपुट है वो उसका उद्देश्य क्या है, उसका क्या कार्य है? वो प्रॉपर आउटलेट को बस के साथ कनेक्ट होने के लिए इनेबल करता है, उसके समर्थ बनाता है। The sample value is then transferred from the inlet to the outlet. Thus, any inlet I can be connected to any outlet K, ensuring full availability. तो चूँकि full availability की लिए शर्त क्या है कि किसी भी इनलेट I को किसी भी इनलेट आउटलेट K से जोड़ा जा सके। जैसे 3 नंबर का जो इनलेट है उसको 5 नंबर के आउटलेट से भी
जोड़ा जा सकना संभव हो तो हम कहेंगे कि नेटवर्क फुल्ली अवेलेबल है, तो वो यहाँ पे संभव हो पा रहा है। इन इन केस एन इनलेट इज़ नॉट एक्टिव, मान लीजिए कि इनलेट जो है वो एक्टिव नहीं है, इनलेट एक्टिव नहीं है, तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस होगा कंट्रोल मेमोरी में, उसके अंदर एक नल वैल्यू होगी, नल यानी कि ज़ीरो, कुछ भी नहीं, कोई वैल्यू नहीं होगी, विच फॉरबिड्स द एड्रेस डिकोडर फ्रॉम इनेबलिंग एनी ऑफ द आउटपुट लाइन्स। और जब ये नल वैल्यू हमारा एड्रेस डिकोडर रीड आउट करेगा तो वो समझ जाएगा कि ये किसी भी आउटपुट लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है और वो किसी भी आउटपुट लाइन को इनेबल नहीं करेगा। तो since a single switching element, that is called the bus, is being time shared by n connections, all of which can be active simultaneously, and a physical connection is established between the inlet and the outlet for the duration of the sample transfer, the switching technique is known as time division space switching। तो चूंकि यहाँ पे सिंगल स्विचिंग एलिमेंट कौन है, बस है, और ये बस जो है वो टाइम शेयर्ड हो रही है किसके बीच में, एन कनेक्शंस के बीच में, और ये सारे के सारे एन कनेक्शंस जो हैं वो साइमल्टेनियसली एक साथ एक ही क्षण पर एक्टिव होते हैं। इसलिए एक इनलेट से आउटलेट के बीच में फिज़िकल कनेक्शन जो है वो स्थापित हो जाता है, और कितने ड्यूरेशन के लिए, जितनी देर के लिए सैंपल ट्रांसफ़र होता है, इसलिए इसे हम टाइम डिवीज़न स्पेस स्विचिंग कहते हैं। इट इज़ also possible to organize a fully available time division space switch with cyclic control for the outlets and control memory based selection for the inlets. In such a case the switch will be called output control, जिसे कि हम अभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो चाहे इनपुट कंट्रोल स्विच हो चाहे आउटपुट कंट्रोल स्विच, तो दोनों ही प्रकार के स्विचेस में जो हमारी स्विचिंग कैपेसिटी है उसका फॉर्मूला होता है SC, यानी कि कैपिटल N इज इक्वल टू 125 माइक्रोसेकेंड डिवाइडेड बाय TI प्लस TM प्लस TD प्लस TT। यहाँ पर TI क्या है, TI जो है हमारा वो है टाइम टू इंक्रीमेंट द मॉड्यूलो n काउंटर, यानी कि मॉड्यूलो n काउंटर को इंक्रीमेंट करने में लगा समय। और TM क्या है, टाइम टू रीड द कंट्रोल मेमोरी, TM जो है कंट्रोल मेमोरी को रीड करने में लगा समय है। TD क्या है, टाइम टू डिकोड एड्रेस एंड सेलेक्ट द इनलेट और आउटलेट एज द केस, यानी कि ये एड्रेस को डिकोड करने में और उसके बाद जैसा भी केस है वैसे इनलेट या आउटलेट को सेलेक्ट करने में जो कुल समय लगता है वो TD है। और TT क्या है, टाइम टू ट्रांसफ़र द सैम्पल वैल्यू फ्रॉम इनलेट टू आउटलेट, यानी इनलेट से आउटलेट तक सैम्पल वैल्यू को ट्रांसफ़र करने में लगा समय। तो ये सभी माइक्रो सेकेंड्स में है इनकी वैल्यू। और अगर फॉर these are valid for a 8 kilohertz sampling rate and a non-folded network, the clock input to the modulo n counter has a rate such that capital N sample transfers are organized in 125 microseconds. Or in other words we can say that the clock rate is equal to 8 into capital N kilohertz.